नमस्कार विद्यार्थियों, संभव एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इंटीरियर वाला पार्ट क्या है, पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि संभव एकेडमी के द्वारा श्री गंगानगर के अंदर एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस फाउंडेशन बैच का टारगेट है, फाउंडेशन बैच जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022, इसका जो टारगेट है इस बैच का, वो टारगेट है कि इसके अंदर एकेडमिक के साथ साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कंपटीशन की प्रिपरेशन भी बच्चों को साथ साथ में करवाई जाएगी। इसमें कौन कौन से बच्चे जो हैं इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीएनएम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, पोस्ट बेसिक जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एएनएम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं। एएनएम के जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या हैं आपको? इस बैच के ज्वाइन करने के बेनिफिट ये हैं आपको कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, अगर जीएनएम थर्ड ईयर का है, पोस्ट बेसिक का है और एएनएम का, ये फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करने का इनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इनका एकेडमिक जो है, एकेडमिक तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, एकेडमिक की प्रिपरेशन तो इनको करवाई जाएगी, उसके साथ साथ में इनको कंपटीशन की स्टार्टिंग भी करवाई जाएगी, कंपटीशन बैच इनका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस फाउंडेशन बैच का टारगेट है कि इसमें एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लाइक दैट बीएससी नर्सिंग अगर फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका टारगेट क्या होता है कि जैसे ही उनका फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, इस एग्ज़ाम के बाद में जस्ट उनके पास में 2 से 3 मंथ का ही टाइम होता है कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद में नॉर सेट का एग्ज़ाम आ जाता है। यानी कि नॉर सेट जो एम्स का एग्ज़ाम है वो हर बार सितंबर में आता है, फिक्स होता है, ये लगभग सितंबर के अंदर एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है एम्स का, ये एग्ज़ाम सितंबर में आता है और बीएससी का जो बैच ख़त्म होता है, जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के बाद में लगभग उनको जून या जुलाई का टाइम आ जाता है। जून या जुलाई में इनका सेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद ही उनके जस्ट एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो जुलाई के बाद में एम्स का जो एग्ज़ाम सितंबर में होता है, तो इतने कम टाइम में उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है। अगर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर। कैसे? हाउ इज़ पॉसिबल कि आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये बैच जो है, ये संभव एकेडमी जो है वो अभी लेके आ रही है आप बच्चों के लिए, जिसमें फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है फोर्थ ईयर के बच्चों को। जो फोर्थ ईयर की उनको कंप्लीट उनको एकेडमिक करवाया जाएगा, उनके सब्जेक्ट जो फोर्थ ईयर के हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, और उसके साथ में उन बच्चों को कंपटीशन नॉर सेट की, पीजीआई चंडीगढ़ या जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ताकि वो बच्चे एग्ज़ाम उनका जैसे ही फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है उसके जस्ट बाद जो भी वैकेंसी आए उसको वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बैच जो है ये स्टार्ट अपना हो रहा है। इसके लिए आप संभव एकेडमी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप मोर डिटेल्स जो है उसको आप
फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बैच का टारगेट यही होगा कि इसमें वही बच्चे जो हैं वो लिए जाएंगे जो बच्चे जो हैं 4th ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, जैसे पोस्ट बेसिक फाइनल ईयर, ANM फाइनल ईयर, GNM फाइनल ईयर है, वही बच्चे होंगे इसके अंदर जिनको भटकना नहीं पड़ेगा बार बार, जस्ट ही उनका एकेडमिक। और इसमें सबसे बड़ी खासियत आप लोगों के लिए ये होगी इसमें कि आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स जो हैं वो इसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एकेडमिक के भी प्लस आपके कंपटीशन के भी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था हमने वो देखा था कि पिट्यूटरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड था वो क्या था, बेसिकली उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की थी, ठीक है। 2 टाइप्स की थी पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पार्ट जो इसका था जिसको हमने बोला था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोला था। और जो सेकंड जो पार्ट था इसका वो था आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड जो पार्ट था वो था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने देखना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको, तो इसका नाम भी मैंने आपको बताया था कि इसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसका नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एज वेल एज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका नाम होता है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर मैं बात करूं, एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करूं तो एडिनो का जो मतलब होता है वो होता है आपका ग्लैंड, इसका नाम होता है ग्लैंड, ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब ये किससे मिलके बना होता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू से मिलके बना होता है। और इसमें स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर। न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर बात करें तो न्यूरो यानी कि नर्व्स या नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं उनका, यानी कि जो न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो हार्मोन होंगे, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन हैं, नर्वस सिस्टम, न्यूरो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है वो इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो इसमें स्पेशली 2 हार्मोन पढ़े जाते हैं। एक का नाम होता है आपका ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेसोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेसोप्रेसिन बोला जाता है इसको, ठीक है, वेसोप्रेसिन। इसी तरह दूसरा जो हार्मोन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन जो हैं ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है। हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, या इसको आप एडिनोहाइपोफाइसिस बोला था, तो एडिनोहाइपोफाइसिस ये कौन कौन सी जो ग्लैंड है
इनसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो सबसे पहले इसके हार्मोन देख लेते हैं जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इसमें होता है ग्रोथ हार्मोन, सबसे फर्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। सेकंड जो आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन जिसको बोला जाता है TSH हार्मोन। थर्ड नंबर पे जो आता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। नेक्स्ट आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है LH के नाम से, LH हार्मोन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन, नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको बोला जाता है PRL। और लास्ट वन जो आता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH हार्मोन जिसको जाना जाता है MSH हार्मोन के नाम से। तो ये इतने जो हार्मोन होते हैं ये हार्मोन आपकी सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सीक्रेट करती है। इसी के साथ में यहीं पे मैं अगर पोस्टीरियर वाले भी लिख दूं तो आपके एक लाइन में सारे हार्मोन आ जाएंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 1 ADH हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका जो दूसरा नाम था वो था वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन यानी कि वेसल्स को प्रेस करने वाला वेसोप्रेसिन। दूसरा ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है। तो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन थे। तो आप इसको एक साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन जो हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन जो हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग इन हार्मोन के बारे में डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट जो हार्मोन आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यानी कि इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखना चाहते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है, इसकी अगर अबनॉर्मलिटी हो जाएगी तो आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेटेड हार्मोन एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेटेड हार्मोन्स एक्सेप्ट
ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आएगा? इसमें 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे, 4 जो ऑप्शन होंगे उसमें 3 ऑप्शन तो वो होंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले होते हैं, और एक हार्मोन ऐसा दिया जाएगा जो आपका पोस्टीरियर से सीक्रेट होता है। पोस्टीरियर, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए आपको ADH हार्मोन, ये ADH आपका पोस्टीरियर से सीक्रेट होता है, अदर जो जितने तीनों होंगे वो आपके एंटीरियर से सीक्रेट होंगे। तो क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेटेड हार्मोन एक्सेप्ट बोल रहा है ये, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब इनके अलावा कौन सा है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन जो है इनके अलावा, यानी कि कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट नहीं कर पा रही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत होते हैं, अपने रॉन्ग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। हम क्या होते हैं, हेजिटेशन के अंदर होते हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो हमें आता भी है और हम जानबूझ के उस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास में क्या होता है कि हेजिटेशन होती है, टाइम कम होता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते भी नहीं हैं और जल्दबाजी में उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो हम रॉन्ग करके आ जाते हैं। एक क्वेश्चन नॉरसेट एम्स ने पूछा था प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि बॉडी टेम्परेचर, यानी ये क्वेश्चन एम्स पूछता नहीं है लेकिन बॉडी टेम्परेचर का उसने पूछ लिया था कि बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो उसमें दिया गया था आपका कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा था इसने। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है कि 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप ये बोल सकते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हो। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था और उसने ये ऑप्शन भी दिया था, लेकिन बच्चे इसका आंसर रॉन्ग करके आए थे। क्यों करके आए थे? क्योंकि बच्चों ने ये एक्सेप्ट किया था कि ये एम्स ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो हो सकता है मे बी कोई जो डाटा है वो लेटेस्ट का हो, जो चेंज हो चुका है ना, कि लेटेस्ट कोई डाटा होगा, करंट का डाटा दिया होगा, लेटेस्ट अपडेट दिया होगा एम्स ने, तो उसमें कुछ चेंज कर दिया होगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बच्चों ने ऐसे गलत कर दिया था, जबकि इसका आंसर यही था जो आपके सामने है, यही आंसर था। लेकिन बच्चे अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि एम्स अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है इसका लॉजिक कुछ ना कुछ और होगा, क्योंकि एम्स इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन वो जानबूझ के पूछता है क्वेश्चन कि बच्चे क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, और आता हुआ क्वेश्चन बच्चे जो हैं वो रॉन्ग करके आते हैं। और इस क्वेश्चन को 80 से 85% बच्चों ने रॉन्ग किया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रखना है आपको। कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन जो कर रहे होते हैं, तो कुछ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन, हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखेंगे। अब ग्रोथ हार्मोन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है, बेसिक जो फंक्शन होता है इसका, बेसिक फंक्शन होता है इसका, ये क्या करता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिक जो है आपका ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा होती है? आपकी प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा होती है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने में भी आपका हेल्पफुल होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने में अगर आपकी बॉडी के अंदर इसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में
हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, अगर आपकी बॉडी पे हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अगर नॉर्मली इसकी मैं बात करूं तो जैसे आपकी जो एज होती है, जो नॉर्मल जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो यानी कि क्या करता है, आपकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपकी बोन है, ठीक है, इस बोन की लेंथ के लिए, ठीक है, ये जैसे एपिफाइसिस है ना, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ये मेंटेन करके रखता हार्मोन जो है ये, यानी कि आपकी लेंथ के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि चाइल्डहुड है, अगर चाइल्डहुड है इसके अंदर नॉर्मल आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, नॉर्मल जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है उसका जो पोस्चर है बॉडी का वो यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जो आपकी बॉडी का पोस्चर है, बोन का जो स्ट्रक्चर है, हाइट है आपकी, वो मेंटेन होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो भी ये खतरनाक है, और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो भी खतरनाक है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये यानी कि क्या करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे रखता है। देखो, ग्लूकोज के लेवल को आपकी बॉडी में मेंटेन रखता है। आपको ये भी पता होगा कि आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की, कि आपकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो आरबीएस होता है, नॉर्मल जो आरबीएस जब आप चेक करते हो रैंडम ब्लड शुगर, तो नॉर्मल जो आपका ग्लूकोज का लेवल होता है आपकी बॉडी के अंदर वो कितना होता है, 70 mg से 110 mg पर डीएल, ये नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्यों नीड होती है कि आपकी बॉडी में ये ग्लूकोज का लेवल यहाँ तक ही मेंटेन रहे। अगर ये बढ़ जाता है तो आपको पता है डायबिटीज़ हो सकती है आपको, ठीक है। अगर ये कम हो जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो आपको ऐसी आपकी बॉडी में क्या नीड होती है कि इसको 70 से लेके 110 mg तक ही मेंटेन रखा जाए, ऐसा क्यों ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है, आपकी न्यूरॉन के लिए। जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होती है, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है उनको ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। तो ग्लूकोज जो होता है उनको यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है। तो जैसा मैं सपोज करूं कि आपने मॉर्निंग में लंच किया, ठीक है, आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया। आपने जब आपने ब्रेकफास्ट किया था तो आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल था, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद में आप कहीं ऑफिस में चले गए, अपने कोई वर्क के लिए चले गए ऑफिस में, या कोई अदर कोई काम से आप बाहर चले गए, फील्ड के अंदर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि आपको 2 से 3 घंटे तक जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है कि जो ग्लूकोज जो होता है जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है उतना तो वो यूज़ करती रहती है, और जो स्टोर फॉर्मेशन में होता है, जो ग्लूकोलाइसिस के फॉर्म के अंदर होता है, वो यानी कि आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो स्टोर ग्लूकोज होता है वो यानी कि आप 45 से लेके 1 आवर तक ही यूज़ हो सकता है आपकी बॉडी में, जब उसकी नीड होती है न्यूरॉन को। तो जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप फील्ड में चले गए, आपको 3 से 4 घंटे तक कोई हार्ड वर्क करना पड़ा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी, या कोई आपने ऑफिस का जो वर्क था वो किया, उससे क्या हुआ कि आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई। तो जो स्टोर ग्लूकोज था, ग्लूकोलाइसिस के फॉर्म में जो आपका स्टोर ग्लूकोज था वो यूज़ होने लग गया।
वो यूज़ होता होता आपका वो भी एज ए फ्यूल यानी कि क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में क्या होगा, अब आपको फील क्या होगा, आपको हंग्री फील होगी यानी आपको भूख लगेगी, ठीक है। आपको फील होगा कि आपको थकान, टायर्डनेस भी फील हो रही है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ खा सको, है ना, कुछ इनटेक कर सको, आपके पास टाइम नहीं है। अब क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, क्या होगा, क्योंकि न्यूरॉन को जिंदा रहने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की, और ग्लूकोज जो लीवर के अंदर था वो यूज़ हो चुका है। अब क्या करोगे आप, अब आपको ये तो है नहीं कि न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, न्यूरॉन डैमेज होंगे लेकिन उनको टाइम लगेगा। तो इसके लिए अब आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी प्रोटीन का यूज़ करेगी, यानी कि आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में उसको यूज़ करेगी, उसको यूज़ करेगी एज ए ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्म में, ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्म में होता है। क्योंकि जो प्रोटीन के अंदर, जो प्रोटीन और अमीनो एसिड के अंदर ग्लूकोज होता है, प्रोटीन और अमीनो एसिड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्म में। ये ग्लूकोज जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये ग्लूकोज यानी कि आपका बॉडी के अंदर फिर बाद में यूज़ होगा, और ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में किसको मिलेगा, न्यूरॉन को मिलेगा। ये ग्लूकोज किसको मिलेगा, न्यूरॉन को मिलेगा। अब ठीक है, ये न्यूरॉन को मिल रहा है, लेकिन इससे आपके न्यूरॉन तो सही काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके बाद में कोई इनटेक कर सकते हो, इतना आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप ये भी देखो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यूअसली होता रहा, 1 हफ्ता, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ, ऐसा शेड्यूल आपका लगातार रहा, तो एक दिन आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बॉडी बिल्डिंग का। आपके प्रोटीन क्या काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो ग्लूकोज के रूप में यूज़ हो रहा है। अब वो ग्लूकोज के रूप में यूज़ हो रहा है, तो वो यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा, आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा, जिससे जो आपकी ग्रोथ है, जिससे आपकी ग्रोथ है और जो आपका डेवलपमेंट है, ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, उस पे आपके नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, उस पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए आपको कंटिन्यूअस यानी कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज को रखना पड़ेगा अगर आपने प्रोटीन को सरवाइव करना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि अगर आपकी बॉडी में ये 70 से 110 से कम ज़्यादा हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऐसा क्या होता है कि आपको नीड है इसको मेंटेन रखने की। अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो आपकी बॉडी में ये डिस्टर्ब हो जाएगा प्रोटीन। अगर प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी बॉडी में ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा और उससे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर इससे क्या जो है आपकी बॉडी पे इफेक्ट होने वाला है वो हम देख लेते हैं। देखो ग्रोथ हार्मोन जो है इसका हाइपोसिक्रीशन, अगर मैं बात करूं इसका हाइपोसिक्रीशन ये भी खतरनाक है और हाइपर सिक्रीशन जो होता है वो भी खतरनाक है। तो हम बात कर रहे थे हाइपोसिक्रीशन की, मैं बात कर रहा था हाइपोसिक्रीशन की। तो हाइपोसिक्रीशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि नॉर्मल से कम सीक्रेट हो रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में नॉर्मल से डाउन जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपको पिट्यूटरी ड्वार्फारिज्म हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ड्वार्फारिज्म हो जाएगा, पिट्यूटरी ड्वार्फारिज्म। अब ये पिट्यूटरी ड्वार्फारिज्म होता क्या है, यानी कि पिट्यूटरी ड्वार्फारिज्म क्या होता है, ये होता है कि जितनी आपकी स्केलेटल ग्रोथ जो होती है वो अफेक्ट होती है, उतनी ही आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू
उतनी ही आपकी सॉफ्ट टिश्यू की जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है, ग्रोथ जो होती है वो अफेक्ट होती है। यानी कि जितनी आपकी स्केलेटल ग्रोथ अफेक्ट होगी उतनी ही आपकी सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ अफेक्ट होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। लेकिन इसमें मेंटल डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। मेंटल डेवलपमेंट विल नॉट अफेक्ट, यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे का उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म किसको बोलते हैं? जिसमें जितनी स्केलेटल ग्रोथ कम होती है उतनी ही सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ कम होती है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट विल नॉट अफेक्ट, मेंटल डेवलपमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको आप बोलोगे क्या? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक ऐसी ही टर्मिनोलॉजी और आ जाती है जो आप थायराइड ग्लैंड में पढ़ोगे। जब मैं आप लोगों को थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा उसमें एक टर्मिनोलॉजी इसके सेम जैसी आएगी, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा आपका क्या? उसका जो नाम है वो होगा आपका थायराइड ड्वार्फ। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा आपका थायराइड ड्वार्फिज्म। उसका नाम होगा थायराइड ड्वार्फिज्म। थायराइड ड्वार्फिज्म क्या होता है? थायराइड ड्वार्फिज्म में होगा क्या आपका कि इसमें स्केलेटल टिश्यू की जो ग्रोथ होती है, इसमें जो स्केलेटल टिश्यू है उसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, यानी कि मोर अफेक्ट है। स्केलेटल टिश्यू की जो ग्रोथ है वो मोर अफेक्ट होती है किसकी बजाय? देन सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ। नंबर 1 पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इसमें ये होता है कि मेंटल डेवलपमेंट विल अफेक्ट, मेंटल डेवलपमेंट विल अफेक्ट, ये होता है आपका थायराइड ड्वार्फिज्म। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये आपसे एम्स जो है वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, थायराइड ड्वार्फिज्म क्या होता है और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है उसमें तो जितनी स्केलेटल टिश्यू की ग्रोथ कम होगी उतनी ही अफेक्ट होगी सॉफ्ट टिश्यू की, दोनों का इक्वल रहेगा। यानी कि अगर 1:1 का रेशो है तो वो बराबर रहेगा, 1:1 का रेशो ही रहेगा। 1% इसकी ग्रोथ कम हो रही है तो 1% इसकी होगी, लेकिन यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जबकि अगर मैं बात करूँ इधर वाले की, थायराइड ड्वार्फिज्म की, तो इसमें स्केलेटल टिश्यू की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है किसकी बजाय? सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ की। यानी कि स्केलेटल टिश्यू की ग्रोथ ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी। इसमें रेशो हो सकता है 3:1 का, यानी कि स्केलेटल ज़्यादा ग्रोथ कम हो रही है, अफेक्ट हो रही है, और सॉफ्ट टिश्यू की कम हो रही है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटल डेवलपमेंट विल अफेक्ट, मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं थायराइड ड्वार्फिज्म। और ये आप कहाँ पढ़ोगे? थायराइड ग्लैंड के अंदर पढ़ोगे। जब मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताऊंगा उस टाइम ये टर्मिनोलॉजी एक बार फिर आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। तो मैंने आपको बताया हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अब अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाइपर सिक्रीशन में 2 तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाइल्डहुड की, अगर मैं बात करूँ चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी? चाइल्डहुड में हो जाएगा गिगंटिज्म। चाइल्डहुड की बात करूं तो चाइल्डहुड में क्या देखने को मिलेगा? गिगंटिज्म देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अडल्टहुड की, अगर मैं बात करूं अडल्टहुड की, तो अडल्टहुड में क्या देखने को मिलेगा? अगर हाइपर सिक्रीशन हो चुका है ग्रोथ हार्मोन का, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो बच्चे में क्या दिक्कत हो जाएगी? बच्चे में प्रॉब्लम आ जाएगी गिगंटिज्म की। और अडल्टहुड में क्या दिक्कत आ जाएगी? एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली की दिक्कत आ जाएगी। और एक्रोमेगाली का एग्जाम्पल क्या है? द ग्रेट खली, द ग्रेट खली। खली को देख सकते हो आप, खली जो है उसमें एक्सट्रीमिटी कितनी ज़्यादा लॉन्ग है। यानी कि एक्रोमेगाली में क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्रोमेगाली में क्या होगा? एक्रोमेगाली के अंदर आपकी जो एक्सट्रीमिटी है, आपकी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी है, वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी।
ठीक है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो अब आप खली को देखो तो उसके हाथ और पैर कितने लंबे हैं, उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। दूसरा, एक्रोमेगाली का जो पेशेंट होता है उसमें ये जो चिन वाला एरिया होता है ये यानी कि आगे की तरफ प्रोट्रूज हो जाता है। ये जो है, ये जो अपना चिन वाला एरिया होता है ये आगे की तरफ प्रोट्रूज हो जाता है। इनकी वॉइस जो होती है वो हैवी हो जाती है, इनकी वॉइस जो होती है वो हैवी हो जाती है। इनकी जो फ्रंटल बॉशिंग हो जाता है, यानी कि जो फ्रंटल वाला एरिया होता है वो यानी कि आगे की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट जो होता है वो आपका दिखाई देता है। तो एक्रोमेगाली में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। और एक्रोमेगाली का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, क्या, द ग्रेट खली। और यहाँ पे गिगेंटिज्म की बात करें तो ये बच्चे में होता है, बच्चे में अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। बच्चे में क्या हो जाती है, अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो ये था आपका ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन में हमने क्या देखा, हाइपोसिक्रीशन हुआ था। तो क्या देखने को मिला था बच्चे में, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी कि क्या देखने को मिला था, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक बात यहाँ पे और जो है कि जो हाइपर सिक्रेशन है, ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा सिक्रेट हो रही है आपकी बॉडी में तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एडल्टहुड में, क्योंकि एडल्टहुड तक क्या होता है, आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है। जब आप 18 ईयर के आसपास होते हो तो आपकी हाइट वगैरह जो है, आपका डेवलपमेंट जो है आपकी बॉडी का हो चुका होता है। तो इस पे इतना इफेक्ट नहीं होता जितना इस पे होता है चाइल्डहुड पे, क्योंकि चाइल्डहुड है वहाँ पे बोन भी अभी इमेच्योर फॉर्म में होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रक्चर बन जाता है बॉडी का वो गिगेंटिज्म कहलाता है, दानवाकार, हिंदी में बोलें तो इसको दानवाकार बोलते हैं। तो अब नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है वहाँ पे अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, और अगर हाइपो सिक्रेशन हो रहा है तो ये कम हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो भी नुकसान होगा, अगर ज़्यादा होगा तो भी नुकसान होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी अपनी, उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, एक और हार्मोन के बारे में देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी कि उसके बारे में देखेंगे। अभी ये जो सीरीज चल रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उस पे चलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे जो टीचर्स है उसको यानी कि क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और वो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेहनत करेगा और अच्छे से अच्छे जो कंटेंट हैं वो आप लोगों के लिए लाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।